नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत कॉलम हमने इसलिए शुरू किया है साधना न्यूज पर, रोज रात में 9 बजे प्राइम टाइम पर यह शख्सियत कॉलम शुरू किया है, जिसमें ऐसे लोगों की कहानी हम सामने लाना चाहते हैं जिन्होंने एक छोटे से गांव से संघर्ष शुरू किया हो। आज जब शीर्ष पर बैठ जाते हैं, राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो हर आदमी को लगता है कि ये बहुत आसानी से सफलता मिल गई है। लेकिन हम इनके संघर्ष की कहानी दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रयास हमारा ये होता है कि ऐसे जमीन से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल सीधी में और सीधी के दुआरा गांव से राजनीति की शुरुआत, समाज सेवा की शुरुआत करने वाले जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी और वहां जब आगे बढ़ते बढ़ते भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में महामंत्री के रूप में, कार्यालय मंत्री के रूप में कार्य शुरू किया और यहां से राज्यसभा में पार्टी ने आपके कार्यों को देखा और राज्यसभा में भेजा। आज मध्य प्रदेश भर में 2 पिछले चुनाव में कड़ी मेहनत के कारण जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, उसमें आपका योगदान नकारा नहीं जा सकता। ऐसे है शख्सियत के साथ हम आज बात करा रहे हैं। ये सफर जिंदगी का जो है कैसा रहा, संघर्ष के दिनों की बातें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं अजय प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद हैं, उनका स्वागत करते हैं साधना न्यूज पर। सर, आपका स्वागत है। और जो मैंने अभी परिचय में बताया, चूंकि एक छोटे से गांव से, मुझे पता है वो गांव सीधी का चुरहट क्षेत्र का है और बहुत छोटा सा गांव है जहां बहुत सारी संघर्ष के बाद आपको आगे, और जिस जगह से आपने संघर्ष किया है उस जगह अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी और अजय सिंह राहुल भैया जैसे राजनीतिक छत्रप वहां पे थे। वहां से निकल के आना, उस हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने राजनीति की शुरुआत में कैसे कैसे संघर्ष किए और आज इस मुकाम पर आप पहुंचे। ये विशेषता मेरी नहीं है, ये विशेषता भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी में कमोवेश शीर्ष से लेकर जितने भी अग्र पंक्ति में आपको कार्यकर्ता नेता दिखाई देते हैं, लगभग सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं अथवा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं। सभी ने अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के बल पर अपने अपने स्थानों पर अपना मुकाम प्राप्त किया है और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने उस अंचल में मुझे अवसर दिया। मैंने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ बन सका पार्टी की सेवा की, विचारधारा की सेवा की और निरंतर कार्य करते करते आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेजा है। राज्यसभा के सांसद की जिम्मेवारी सौंपी है, उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। अजय सिंह जी, संघर्ष जब दुआरा गांव से आप निकले थे और समाज सेवा, मुझे जो आपकी जानकारी है कि आप वहां सामाजिक कार्यों में बहुत एक्टिव रहते थे, लोगों को के काम कराने से लेके छात्र जीवन से आपने जब शुरुआत की थी तो कहां कहां इस तरीके के बैरिकेड्स आए, क्योंकि आप पार्टी की सेवा में लगे थे, समाज की सेवा में लगे थे और वहां बहुत बड़े बड़े छत्रक थे, तो कहां आपको अड़चनें आती थी? कोई विशेष अड़चन की बात तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन वो दौर कांग्रेस पार्टी का था जब हमने काम करना शुरू किया था और उस दौर में कुंवर अर्जुन सिंह जी न केवल कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, अपितु देश के एक बहुत बड़े नेता थे। उनका प्रभाव क्षेत्र था, उनके परिवार का और उनका स्वयं का एक लंबा राजनीतिक अनुभव था, लोगों से जन जुड़ाव था। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति के लिए गुंजाइश निकलना जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता हो, मध्यम वर्गीय परिवार जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्षरत रहता है, उस परिवार का व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने की सोचे तो शायद उस दौर में बड़ा असंभव सा लगता था। लेकिन एक जुनून था, विचारधारा का जुनून था, कांग्रेस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का जुनून था। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी थी कि मुझे परिवार से भी सहयोग मिलता रहा और धीरे धीरे बीज अंकुरण वहाँ पर हुआ और उसके माध्यम से
सने सने काम करते करते आज आप देख रहे हैं कि पूरी फिजा बदल चुकी है। जो सीधी जिला सिंगरौली जिला किसी जमाने में कुंवर अर्जुन सिंह जी के नाम से पहचाना जाता था, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज कांग्रेस के लिए गड्ढा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। मेरे लिए थोड़ी सी कठिनाई इसलिए भी थी कि हम लोग सजातीय भी थे और लगभग एक गांव घर से ही निकल रहे थे, तो वहां पर अपनी विचारधारा के लिए, अपनी पार्टी के लिए जगह बनाना थोड़ा सा कठिन था। लेकिन हमारे पार्टी के नेतृत्व का विश्वास, कुछ ईश्वर की कृपा, सभी संगी साथियों का सहयोग, उसके कारण गुंजाइश निकली, जगह बनी और न केवल मुझे भी राजनीतिक जीवन में एक मुकाम प्राप्त हुआ, अभी तो मेरी विचारधारा को भी स्थायित्व प्राप्त हुआ, मेरे दल को भी एक अच्छी जगह वहां पर उपलब्ध हुई। अजय जी, एक समय था, हम लोग वो दशक हमें याद है जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वहाँ पर व्हाइट टाइगर के रूप में स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी का नाम होता था। और जब मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी, संपूर्ण मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, तो उस समय, ये 2000 के पहले की बात है, पूरी तरह से बघेलखंड क्षेत्र जो है, बिंद क्षेत्र से कांग्रेस का गढ़ था और वहां से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अस्तित्व वहां पर नहीं नजर आता था। आपको जिस तरीके से आपने वहां पर आज एकमात्र विधायक, वहां पर सिर्फ एक विधायक वहां से कमलेश्वर पटेल भर जीत के आ पाए हैं, तो ये कैसे, जो भाजपा का सपना था, दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, मोदी जी और अमित शाह जी का सपना था, कैसे आपने वो कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते थे, उसमें आपने बिंद मुक्त भारत बना दिया, बिंद में कांग्रेस खत्म सी हो गई है, तो ये कैसे किया आपने ये चमत्कार? वैसे ये तो सभी का मिला जुला सामूहिक प्रयास था। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अथक परिश्रम किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अवसर दिया। लेकिन फिर भी अगर इस बात का क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को देना चाहते हैं तो निसंदेह मैं आदरणीय भगवत शरण माथुर जी को ये श्रेय देना चाहूँगा। आदरणीय भगवत शरण माथुर जी जब संगठन मंत्री बनकर रीवा संभाग में गए, तब शहडोल और रीवा संयुक्त था। तो उस समय परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि एक वानगी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 1990 का विधानसभा चुनाव हुआ था। 1990 के विधानसभा चुनाव में रीवा जिला, दुनिया भर की जितनी पार्टियां थीं, सभी को रीवा जिले में सीट मिली। कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को सीटें मिली, जनता दल को सीट मिली, निर्दलीय वहां पे चुनाव जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था रीवा जिले में। और दूसरे जिलों में भी लगभग ऐसे ही हालात थे, इक्का दुक्का भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे। पूरा परिदृश्य भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में था। लेकिन आदरणीय भगवत शरण माथुर जी के राजनीतिक चातुर्य, परिश्रम और उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जो घनघोर परिश्रम किया, तो 2000 आते आते पूरा परिदृश्य बदल दिया उन्होंने। रीवा जिला न केवल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना, अभी तो रीवा और शहडोल संभाग भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो गए। और उन्होंने जो नींव वहां पर रखी है वो अभी तक कायम है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में बड़े साधारण से कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दिया। आपकी मेहनत और आपके प्रयासों के चलते ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के परिवार और अजय सिंह जी को हरा पाना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन चुरहट जैसी विधानसभा क्षेत्र जो उनका गढ़ था, वहां आपके चातुर्य और आपकी रणनीति के कारण वहां पर अजय सिंह जी को भी हार का सामना करना पड़ा। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरे उसका मैसेज गया, वो पूरे टाइम छोड़ नहीं पाए वो विधानसभा क्षेत्र, और उससे बड़ा पूरे प्रदेश में मैसेज गया। तो इसमें क्या रणनीति रही होगी आप लोगों की?
वर्ष 2008 में मुझे अजय सिंह राहुल जी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे जो तत्कालीन नेता थे श्री गोविंद मिश्र जी अनेक बार से चुनाव लड़ रहे थे। उस बार उन्होंने किसी परिस्थितिवश चुनाव लड़ने में अक्षमता व्यक्त की थी, असमर्थता व्यक्त की थी। पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं जाऊं चुनाव लड़ने के लिए चुराहट में। उससे पूर्व चुराहट मेरा गृह स्थान था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था चुराहट से राजनीतिक रूप से। लेकिन पार्टी के आदेश को सिरोधार्य करके मैं गया और उस चुनाव में मैं उतरा। मुझे जनता का भी सहयोग और समर्थन मिला। यद्यपि मैं चुनाव हार गया, लेकिन हमारे हार का अंतर इतना कम था कि इसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का वोट विगत चुनाव की तुलना में कमा था। यानी कि 2003 में अजय सिंह राहुल जी को लगभग 58 या 62 हजार वोट मिले थे और 2008 में वो चुनाव जरूर जीत गए थे, लेकिन उनके वोटों का प्रतिशत घटकर 44 हजार आ गया था। दूसरा जो विशेष बात थी कि पहली बार उनके हार का अंतर 10 हजार से कम हो गया था। नहीं तो हमेशा उनकी जीत का अंतर जो है 14 हजार से 20 हजार, 25 हजार, 30, 35 हजार वोटों से वो विधानसभा क्षेत्र जीतते आए थे। तो जब हार का अंतर कम हुआ तो हमारे कार्यकर्ताओं में और हमारे समर्थक मतदाताओं में एक उत्साह का संचार हुआ कि अजय नहीं है, इनको हराया जा सकता है। यद्यपि उसके बाद 2014 और 2018 के चुनाव में पार्टी ने मुझे अवसर नहीं दिया। पार्टी ने श्री शरदेंद्र तिवारी जी को अवसर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अजय सिंह राहुल की हारने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। वो 2008 के चुनाव ने इबारत लिख दिया था। 10 साल जरूर लगा, थोड़ा सा पार्टी का नेतृत्व और विश्वासपूर्वक ठीक से पहल करता तो और जल्दी हो सकता था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए और परिणाम आज आपके सामने। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने कालापुर में रीवा संभाग को भाजपा के गढ़ के रूप में परिवर्तित किया था, उसी तरीके से आने वाले दिनों में चुरहट विधानसभा क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी उसको दोबारा भारतीय जनता पार्टी से छीन सकती। एक बात और अजय सिंह जी, चूँकि आप जहाँ दोबारा गांव से निकलते हैं और वहाँ से आप भोपाल और भोपाल से दिल्ली पहुँच जाते हैं, आपको आपकी पार्टी के नेताओं का बहुत सहयोग मिलता है, स्थानीय स्तर पर बहुत सहयोग मिलता है, लेकिन आपके बारे में ये चर्चा की जाती है कि आज के राजनेताओं में सादगीपूर्ण विनम्रता, जहाँ कहा जाता था राजनेताओं को कि बहुत अहंकारी हो जाते हैं, बहुत घमंडी हो जाते हैं और लोगों से बात नहीं करते हैं, आपका ये जो विनम्रता जो आपका गहना बना हुआ है, इसका आपको क्या ऐसा लगता है कि कई जगह इसके कारण परेशानी भी होती होगी? मुझे नहीं लगता कि इसके कारण कभी कोई परेशानी हुई। विनम्रता, सज्जनता, मीठा बोलना, लोगों से मिलना जुलना, ये तो मनुष्य के स्वाभाविक गुण हैं, सभी में होना चाहिए। और इसके कारण अगर कोई परेशानी होती, कोई किसी को समस्या खड़ी होती, तो युगों युगों से इन गुणों को क्यों सराहा जाता? नहीं, मैं ये संदर्भ मैंने इसलिए लिया कि आपके विरोधी पक्ष में उसी क्षेत्र से निकले हुए जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अहंकार से भरे हुए हैं और लोगों से सीधे वो जमीन जो अपने जूते की नोक के नीचे मानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और वही कारण था। उसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि बहुत अहंकारी हैं। उसी जमीन से, उसी परिवार से, उसी जाति से एक
अजय प्रताप सिंह जी निकलते हैं और जिनकी विनम्रता की पूरी पार्टी में लोग ये बात करते हैं कि बहुत विनम्र है, बहुत सादगीपूर्ण है, तो आपको लगा कि कार्यकर्ता कई बार इसका नाजायज फायदा भी उठाते होंगे, सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। हालांकि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ता है कि अपने सांसद जी इतने सहज उपलब्ध हैं। वहीं दूसरे, मैं आपकी दल की बात करूं कि दूसरे सांसद इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाते। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। सांसद बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये कार्यकर्ता को जो दायित्व मिला है उस दायित्व के रूप में स्वीकार करते हैं कार्यकर्ता, उसको निर्वहन करते हैं, उसको कोई सिरमौर मुकुट के रूप में नहीं ग्रहण करते। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मानस बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो दायित्व मिला है तो जनता की सेवा करने के लिए है, क्षेत्र के विकास करने के लिए है, ये ऐशो आराम के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कमोवेश सभी कार्यकर्ता डाउन टू अर्थ रहते हैं। दूसरे दल के कार्यकर्ताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैं समझता हूँ मेरे लिए उचित नहीं है। अजय सिंह जी, बात और सामने आती है कि लंबे समय से चूंकि आप शुरू से पब्लिक के बीच में काम करते हैं, समाज के बीच में काम करते हैं और राजनीति में सहजता से जो सांसद महोदय या विधायक महोदय लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं, ये एक अच्छा चलन है और एक अच्छा प्रयास है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है, जैसा कि आपने अभी कहा कि पार्टी अगर 8 में ये निर्णय कर लेती या 13 में ये निर्णय कर लेती और उस तरीके से और जुट जाते तो शायद उसको पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता था, जो शारदेंदु जी ने अभी किया है। उसके बीज आपने बोए थे। आपको मध्य प्रदेश के एक बहुत कद्दावर नेता, दिग्गज नेता, जो लंबे समय से, चाहे 2003 के चुनाव हों, चाहे 2008 के चुनाव हों, 13 के चुनाव हों, वहाँ तक उनको ये माना जाता था कि वो चाणक्य हुआ करते थे। केंद्र में मंत्री भी बने, राज्यसभा में गए, यहाँ से केंद्र में मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद दुखद उनका निधन हो गया था। अब भारतीय जनता पार्टी के पास विनम्र, सहज, सरल राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी हैं, जिन्होंने पिछले कई चुनावों का संचालन भी किया है। आने वाले समय में 2-3 उपचुनाव हैं, क्योंकि दमोह चुनाव हार चुकी है पार्टी। क्यों हारी थी ये तो बहुत विवाद हो गया इस पर, लेकिन 3 उपचुनाव हैं। इसकी रणनीति आपके पास, क्योंकि आप रणनीति बना रहे हैं और आपके माध्यम से ही पिछले 2 चुनाव में रणनीति के कारण ही पार्टी सफल हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में जो अंदरूनी उठापटक चल रही थी, क्योंकि आप पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो ये अंदरूनी जो उठापटक चल रही थी इस पर कंट्रोल लगेगा? क्योंकि आप सबको मैनेज करना जानते हैं, ऐसा लोग चर्चा करते हैं। देखिए, विगत 2 चुनाव की जो सफलता है, उस सफलता का अगर श्रेय देना है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को दीजिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व को दीजिए, और उसके बाद सभी का सामूहिक प्रयास है। उसके फलस्वरूप हमको निरंतर सफलता मिलती रही है। जो दमोह उपचुनाव की बात है, तो मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि पिछले समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों से लंबे समय से कटा रहा हूँ। तो किन परिस्थितियों में क्या परिणाम आया, क्या हुआ, इससे मैं भली भांति अवगत नहीं हूँ, इसलिए मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं समझता हूँ कि चुनावों में जय और पराजय बड़ी स्वाभाविक सी बात है। किसी एक चुनाव में पराजित होने से इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक गई है या भारतीय जनता पार्टी अलोकप्रिय हो गई है। उस पराजय से भी कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी सीखती है, अपनी रणनीति में सुधार करती है और आगे उसी जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता जुट जाते हैं, परिणाम को फिर अपने अनुकूल में लाते हैं। इन जिन 3 चुनावों की बात किया है, तो मैं अस्वस्थता के बाद कल से ही कार्यालय में आया हूँ, कुछ लोगों से मिला हूँ। अभी स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत सक्रिय हो जाऊँगा या सक्रिय हो गया हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये जो 3 उपचुनाव होंगे, इन 3 उपचुनावों में
सकारात्मक परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के दम पर, अपने नेतृत्व के दम पर दोबारा से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, जिसको शायद दमोह चुनाव के कारण थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, उसको प्राप्त कर लेगी। सांसद जी, एक और, चूँकि आप अस्वस्थ होने के कारण यहाँ की राजनीति से बाहर थे, ऐसा कहा जाता है कि सांसद निधि जो आप लोगों को प्राप्त होती है, वो सांसद निधि बहुत सारे सकारात्मक कार्यों में खर्च होती है। हमने एक खबर चलाई थी जिसमें लगभग 80% सांसद महोदय अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए थे और उसको वापस चली गई थी। वो आपकी जो सांसद निधि है, वो हमारे दर्शक, चूँकि मध्य प्रदेश के दर्शक और देश के दर्शक इसको देख रहे हैं, तो आपकी जो सांसद निधि है, वो सांसद निधि आप किन किन क्षेत्रों में सकारात्मक उसमें जो खर्च करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है उसमें? कोई निर्धारित प्रायोरिटी नहीं रहती है। विभिन्न क्षेत्र के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो जो अपनी बात रखते हैं अपने अंचल की आवश्यकताओं के अनुसार, मेरा जितना सामर्थ्य होता है उतना मैं उनको सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। कोई भवन निर्माण के लिए राशि मांगता है तो कोई सड़क निर्माण के लिए सहयोग करने की अपेक्षा रखता है, कोई टैंकर इत्यादि के लिए सहयोग की अपेक्षा रखता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 25 टैंकर दे दीजिए, 20 टैंकर दीजिए, जिससे कि उनका टारगेट ये होता है कि मेरी राशि और उनकी भी राशि मिलाकर अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत को या गांव को एड्रेस कर सकें कि हमने 5 साल में आपके ग्राम पंचायत या गांव के लिए कुछ न कुछ किया है। तो जितना संभव हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा का सांसद होने के कारण मेरा कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिहाज से फिर ये राशि बहुत कम होती है। एक संसदीय क्षेत्र के लिए तो हो सकता है कि पर्याप्त होती हो, लेकिन अब नीमच से लेकर अनूपपुर तक सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और सभी का मनुष्य होने के नाते स्वभाव होता है कि अपने क्षेत्र के लिए लोगों का अपेक्षा रखते हैं, अपने क्षेत्र की बात करते हैं। तो जितना कुछ हो सकता है उनकी बताए अनुसार और अपने पार्टी नेतृत्व से परामर्श के अनुसार जितना कुछ सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं। एक और सवाल, जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति बन चुकी है और कोविड के कारण सरकार कुछ कार्यों पर बहुत सारा कंट्रोल हो गया था, क्योंकि कोविड के कारण वर्क प्रभावित हो रहे थे। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की बीडी शर्मा के नेतृत्व में एक बार कार्यकारिणी बन गई है। पार्टी के जो कार्यक्रम थे वो रुके हुए थे, फिर से गति मिल रही है। सरकार के कार्यक्रमों को फिर से गति मिली है, मुख्यमंत्री जी भी फील्ड में निकलने लगे हैं। तो आपकी आने वाले समय को लेकर क्या योजना होगी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की, ऊर्जा देने की? देखिए, कोरोना का संकट कम जरूर हुआ है लेकिन टला नहीं है, तो उसके प्रति सावधानी तो रखनी ही है। उसके प्रति सावधानी रखते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को बचाते हुए और सत्तारूढ़ दल होने के नाते और एक राजनीतिक सामाजिक संगठन होने के नाते जिम्मेवारी है हमारी कि हम प्रदेश की जनता को एड्रेस करें, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल करें, उनके दुख के समय पर उनके साथ खड़े हों। तो इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम बनाए हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना बनाई है और कुछ वर्चुअल कार्यक्रम है। उदाहरण के लिए अभी हमारी आने वाले दिनों में प्रदेश कार्य समिति की बैठकें होंगी। उस प्रदेश कार्य समिति की बैठकों में उन कार्यक्रमों को और विस्तार दिया जाएगा। अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आह्वान किया गया है कि 23 जून से 6 जुलाई के बीच में सभी कार्यकर्ता वृक्षारोपण के कार्य में जुटें। मैं समझता हूँ कि अगर एक एक कार्यकर्ता ने एक एक पेड़ भी लगाया तो इस वर्षा काल में लाखों पेड़ लग जाएंगे। 23 जून हमारे आदर्श पंडित दीनदयाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ के न केवल प्रथम अध्यक्ष थे, अपितु कश्मीर के संदर्भ में उनका भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। और
उनकी पहल को ही आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है, तो उनको स्मरण भी करेंगे और जो कश्मीर के हालात हैं, देश के हालात हैं, उससे देश की जनता को अवगत भी कराएंगे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं और साधारण प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारा ये वर्षाकाल सामान्यतः हम अपने प्रशिक्षण सत्रों को समय देते हैं, तो इस बार हम इकट्ठा प्रशिक्षण तो नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करेंगे, जिससे कि वैचारिक विषयों पर उनकी स्पष्टता रहे। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो निरंतर चलने वाले हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपील की है पूरे देश में, और वो कोरोना वॉलेंटियर तैयार कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं। उसमें पार्टी से भी उन्होंने अपील की है कि पूरे देश में, चूँकि तीसरी लहर आए उसके पहले गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में कोरोना वॉरियर्स की ट्रेनिंग दें और उनको बताएं कि किस तरीके से बचा जा सकता, जागरूकता अभियान के लिए। उसकी भी पार्टी कुछ पहल करेगी। बिल्कुल, जैसे कि आशंका किया है हमारे वैज्ञानिकों ने कि आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर भी भारत में आ सकती है और तीसरी लहर से भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो एक जागरूक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इस तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूर्व से ही लोगों को संगठित करेंगे और जागरूक करेंगे। इस अभियान को गति देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का चयन किया जाएगा। उन स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोरोना के संदर्भ में क्या प्रारंभिक उपचार है, क्या कदम उठाने चाहिए, इसकी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि बहुत विशाल देश है हमारा, पूरे यूरोप की जनसंख्या 140 करोड़ है और हमारे भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है। यानी कि पूरा यूरोप एक तरफ और हमारा भारत एक तरफ। तो जब कोई महामारी आती है तो बहुत बड़ी विशाल संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, तो थोड़ा सा उसका प्रबंधन करना किसी के लिए भी कठिन होता है। हम भी इसके अपवाद नहीं हैं। इसलिए पहले से अगर तैयारी रहे, जनता को जागरूक रखा जाए, जनता को सचेत रखा जाए, तो काफ़ी हद तक हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। उनके आह्वान को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के रूप में अपने अपने ग्राम पंचायत, अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में अपनी भूमिका निभाएं और उनको वर्चुअल प्लेटफॉर्म को उपयोग करके सारे कार्यकर्ता जो पूरे देश में निर्मित होंगे उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जानकारी भी दी जाएगी और उनके द्वारा किए गए कार्यों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जिससे कि हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर का ठीक तरीके से मुकाबला कर सकें। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे दर्शक, पूरे देश के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप स्वयं सुरक्षित रहते हैं, हमारे समाज को सुरक्षित रखने की बात करते हैं और शासकीय कार्यक्रम भी चलते रहें, क्योंकि तीसरी लहर की खतरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी सब अपील करते हैं कोरोना से बचना है, कोरोना कहीं गया नहीं है। हमारे दर्शकों को आप क्या अपील करना चाहते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए, क्योंकि बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबको कहीं ना कहीं खतरा अभी टला नहीं है। अब कोरोना से बचने के लिए तो जो उपाय हैं, जो एक सर्वसाधारण व्यक्ति को जानना चाहिए, इन उपायों का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है कि मुझे पृथक से कुछ नहीं कहना है। केवल इतना आग्रह जरूर करना है कि ये जो भी उपाय आपकी जानकारी में आए हैं उनका अक्षरशः पालन करिए, अपने परिचितों से पालन कराइए, अपने मोहल्ले में या अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को भी इससे अवगत कराइए और उनसे भी आग्रह करिए। एक बात का विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, लेकिन इसको भी कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और उसके विरोध में बहुत सारा दुष्प्रचार हुआ। परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोग हिचक गए।
तो हिचकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन कराया है, दोनों डोज लिया है। सारे जो प्रमुख हमारे नेतागण हैं, नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम सभी ने इस वैक्सीनेशन में सहयोग किया है, दोनों डोज प्राप्त किया है। और इस कोरोना महामारी में अगर मुझे लगता है कि हम लोग सुरक्षित रहे हैं, बचे हैं, तो उस वैक्सीनेशन का ही प्रभाव है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन से गुजरा, उसके बाद मुझे कोरोना हो गया और मैं उससे लड़कर बाहर आ गया, तो उस वैक्सीनेशन के कारण ही संभव हो पाया। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मेरे ही उदाहरण से सीख लेकर आप सब भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में सहयोग करिए। न केवल खुद वैक्सीनेट होइए, बल्कि अपने परिवार को, अपने परिचितों को, अपने गांव घर के लोगों को, सभी को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन लेने का आग्रह करिए। जिस दिन ये वैक्सीनेशन 100% हो जाएगा, उस दिन भारत निश्चित रूप से कोरोना मुक्त हो जाएगा। यही मेरा आग्रह है। हमारी कोशिश, शख्सियत, सफ़र ज़िंदगी का, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी, बहुत क्रिटिकल सर्जरी के बाद, कोरोना होने के बाद, बहुत गंभीर स्थिति के बाद भी जब पार्टी बुलाती है, प्रदेश बुलाता है, तो आप इन परिस्थितियों के बाद भी पार्टी कार्यालय में बैठे हैं और पार्टी के लिए जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर कितनी संघर्ष यात्रा के बाद यहाँ तक पहुँचने में, शख्सियत बनने में, शख्स से शख्सियत बनने में बहुत संघर्ष लगता है। अचानक सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए संघर्ष, कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। और यही बताते हैं हमारे राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी। साधना न्यूज़ के लिए अजय प्रताप सिंह जी के साथ शख्सियत में डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, दशरथ के साथ। नमस्कार।